Hello everyone, my name is C.A. Saloni and I am taking a second class of GST lectures. So let's start. What is a supply? The first understood the meaning of supply, we should understood the meaning of business. What is a business? So business says any trade, trading, commerce, manufacture, profession, vocation, adventure, wager or any other similar activities pecuniary benefit or not, which means वो प्रिक्यूनरी बेनिफिट के लिए यानी कि फायदे के लिए हो रही है या नहीं, इट डजेंट मैटर। अगर कोई कॉमर्स, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन है तो वो बिजनेस के अंदर आता है, या फिर उससे कोई भी कनेक्टेड चीजें, कोई भी कनेक्टेड काम, कनेक्टेड विथ और इंसिडेंटल और एंसिलरी, जो ऊपर दी गई लाइन है उससे कोई भी कनेक्टेड चीज करी गई। थर्ड, ये चीज आप वॉल्यूम में, फ्रिक्वेंसी में या फिर कंटिन्यूटी या रेगुलरिटी में करते हो या नहीं करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 10 दिन ही किया, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी वो क्या हो जाता है, बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएगा। इट डजेंट मैटर कि आप उसे सालों साल करेंगे तो ही वो इसमें इंक्लूड होगा। एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स, यानी कि जब बिजनेस कमेंस किया या सर्विस कमेंस करी या फिर क्लोजर किया बिजनेस का, उस टाइम पर जो भी कैपिटल गुड्स इंक्लूड होते हैं, जो भी कैपिटल गुड्स होते हैं, वो कैपिटल गुड्स भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। विच मीन्स ट्रेडिंग वाले गुड्स के साथ साथ जो कैपिटल गुड्स हमने क्या किए होते हैं बिजनेस की स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए होते हैं, वो भी। क्लब एसोसिएशन सोसाइटी, अब ये क्लब एसोसिएशन सोसाइटी क्या करती है, अपने मेंबर्स को फैसिलिटी देती है। जैसे एक सोसाइटी बना दी, अब वो सोसाइटी क्या करती है, अपने मेंबर्स को बेनिफिट देती है, तो ये भी क्या होता है, बिजनेस का पार्ट बन जाता है। एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमाइसिस, कोई भी प्रीमाइसिस में एडमिशन फी लगती है, स्कूल में एडमिशन फीस लगती है, या फिर बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज होती है जो समाज में काम करती है और जिनके एडमिशन के लिए, जिसमें एडमिशन के लिए आपको फीस देनी पड़ती है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन एज अ होल्डर ऑफ एन ऑफिस और वो किसी तरीके का ट्रेड, प्रोफेशन या वोकेशन करता है इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस या वोकेशन के केस में, वोकेशन का मतलब क्या होता है, ये एक्टिंग जो होता है ना, एक्टिंग का प्रोफेशन, ये प्रोफेशन नहीं, ये वोकेशन होता है। इसके अलावा रेस क्लब, जो टोटलिशर्स होते हैं, जो लाइसेंसी होते हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं। और एक लास्ट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स या एक्टिविटीज जो है पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा की जाती है, वो भी इसके अंदर आती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर पब्लिक अथॉरिटी किसी भी ट्रांजेक्शन में इंगेज होती है तो वो भी बिजनेस के पार्ट में आता है। एक डेफिनेशन आएगी बिजनेस के बाद समझने की कि कंसिडरेशन, तो हमें बिजनेस समझ में आ गया कि ये चीजें जो होती है वो बिजनेस होती है। मतलब जब भी आप कोई एक गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करना चालू कर दोगे या फिर इन चीजों में कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो वो बिजनेस है। व्हाट इज अ कंसिडरेशन? अब देखो, बिजनेस को समझ लिया, लेकिन कंसिडरेशन को समझने से पहले हम आगे चलते हैं, कुछ और चीजें हैं उसे समझते हैं। मनी का मतलब क्या होता है? तो मनी का मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो कॉमर्शियल इंस्ट्रूमेंट हो गए, फॉरेन करेंसी है, चेक है, कुछ भी है, वो सब कुछ मनी होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक रेमिटेंस, तो फॉरेन करेंसी, चेक, प्रोमिसरी नोट, ये सारी चीजें जो होती है वो मनी, मतलब कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट हो रहा है या फिर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, वो मनी का पार्ट बनती है, ठीक है। नाउ रिसिपिएंट कौन होता है? हु इज अ रिसिपिएंट?
तो रिसिपिएंट एक होता है सप्लायर, एक होता है रिसिपिएंट। सप्लायर वो होता है जो गुड्स और सर्विसेज को सेल करता है और रिसिपिएंट वो होता है जो रिसीव करता है। नाम से ही लग रहा है, सप्लाई मतलब सेल किया, रिसिपिएंट मतलब रिसीव किया। तो रिसीव किया जिसने कंसिडरेशन को पे किया, लेकिन जरूरी नहीं कि वो कंसिडरेशन पे भी करे। तो कंसिडरेशन अगर पे नहीं किया है, उसने किसी थर्ड पार्टी ने पे कर दिया तो कोई बात नहीं, अगर हमने उसे डिलीवर किया है तो वो हमारा रिसिपिएंट हो चुका है। या फिर सर्विसेज के केस में जिसको हमने सर्विस दी वो हमारा क्या हो चुका, रिसिपिएंट हो चुका है। और साथ के साथ ये कहता है कि जो एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई एक्ट करता है तो हम उस जो एजेंट एक्ट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, रिसिपिएंट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो एक डेफिनेशन वाला पार्ट था जिसे थोड़ा हमने कंप्लीट किया, बाकी आगे और डेफिनेशंस आएगी। सबसे पहले इन डेफिनेशंस का क्या रोल था और इसको किस तरीके से हमको कंसीडर करना है, डिस्कस करते हैं। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 इस चैप्टर में बात करेंगे, दोनों सेक्शन के बारे में। सेक्शन 7 सप्लाई के बारे में कहता है और सेक्शन 8 कहता है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। नाउ सेक्शन 7 जब सप्लाई के बारे में बात करता है तो वो काफी सारे सबसेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन 8 जो है वो छोटा है और शेड्यूल जो है वो सेक्शन 7 को रेफर करते हुए शेड्यूल्स बनाए गए हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 7 को समझते हैं। और क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि जब कोई चीज सप्लाई में आएगी तो ही उस पर जीएसटी लगेगा। जब कोई चीज में सप्लाई होगा तभी वो जीएसटी के दायरे में आएगा। अब सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई का मतलब होता है कि सप्लाई इंक्लूड करता है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, बोथ चाहे वो सेल हो गया, ट्रांसफर हो गया, बार्टर हो गया, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल और एग्रीड टू मेड फॉर कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यानी कोई भी चीज जो क्या करी गई है, कंसिडरेशन के साथ करी गई है और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस के लिए की गई है। बिजनेस की डेफिनेशन बताई थी और कंसिडरेशन नहीं बताया, लेकिन हाँ कंसिडरेशन के साथ और बिजनेस के पर्पस के लिए की गई है, तो वो सारी एक्टिविटी सप्लाई है। सेकंड क्या बोलता है, अगर आपने इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस किया है कंसिडरेशन के साथ, अगर वो बिजनेस के लिए है या नहीं है। क्या बोला, अगर आपने इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस किया है, जैसे मैं इंडिया में बैठी हूँ और यूएसए से मैंने क्या करी है, सर्विस ली है, आर्किटेक्ट की सर्विस ली है। तो अगर मैंने आर्किटेक्ट की सर्विस ली है, ऑब्वियस सी बात है आर्किटेक्ट की सर्विस जो है वो घर बनाने के लिए ले रही होंगी। तो अगर मैंने आर्किटेक्ट की सर्विसेज ली है तो ये घर बनाने का कोई मेरा बिजनेस नहीं है, वो तो मुझे बनाना है इसलिए सर्विस लेनी है और मैंने अगर उसे कंसिडरेशन पे किया है तो इट इज अ सप्लाई, ये सप्लाई के अंदर आ जाता है। तो हमने पहले वाले में पढ़ा है कि हम सप्लाई तभी मानेंगे जब हमने क्या किया होगा, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस के लिए और कंसिडरेशन के साथ लिया होगा। लेकिन दूसरा कहता है कि अगर आपने सर्विसेज को इंपोर्ट किया है तो बिजनेस देखना ही नहीं, हमें सिर्फ कंसिडरेशन देखना है। नाउ द थर्ड पॉइंट कहता है जो शेड्यूल 1 में आइटम्स लिखे हुए हैं, बिना 1 रुपए के भी हम उसे सप्लाई मान लेंगे अगर वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है। यानी अगर वो बिजनेस पर्पस से है तो बिना 1 रुपए दिए भी हम उसे क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। तीन चीजें जो है सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 बताता है, आपको मेरे साथ बोलना है। क्या बोलता है, पहला ये बोलता है कि यहाँ पर ये सारी चीजें मतलब आप सेल करो, ट्रांसफर करो, कुछ भी करो, अगर वो पैसों के साथ है और बिजनेस के लिए है तो वो सप्लाई है। दूसरा कहता है भूल जाओ बिजनेस को भूल जाओ। बिजनेस नहीं भी है लेकिन अगर वो इंडिया के बाहर से इंपोर्ट की जाने वाली सर्विसेज है, नॉट गुड्स, सर्विसेज है, तो ऐसे केस में भी अगर हमने उसे पेमेंट किया है तो हम इसे सप्लाई मान लेंगे। और तीसरा कहता है कि शेड्यूल 1 में हम कुछ आइटम्स बताएंगे जहां पर पैसा नहीं भी होगा लेकिन वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस रहा होगा तो भी हम उसे सप्लाई मान लेंगे। नाउ 1 ए देखते हैं, मतलब 7 का 1 ए देखते हैं। ये बोलता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो शेड्यूल 2 क्लासिफाई करता है कि दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और दैट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, तो हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ द थर्ड वन कहता है, क्या कहता है, नथिंग विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सबसेक्शन 1, मतलब जो कहीं पर भी कुछ भी लिखा, लेकिन यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज को हम बताते हैं जो शेड्यूल 3 में लिखी हुई है। नथिंग विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सबसेक्शन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस स्पेसिफाई इन शेड्यूल 3। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि शेड्यूल 3 में जब आप जाओगे तो शेड्यूल 3 जो है वो क्या डिस्कस करता है,
वो नेगेटिव लिस्ट को डिस्कस करता है, यानी कि वो ये बताता है कि ये चीजें होने पर सप्लाई नहीं मानेंगे, और सप्लाई नहीं मानेंगे तो कभी भी ऐसे ट्रांजेक्शन पर जीएसटी की बात ही नहीं होगी। Such activities or transaction undertaken by central government, state government, local authority in which they engage as public authority as may be notified by central government। अभी उन्होंने रिकमेंड नहीं किया है, वो जब रिकमेंड करेंगे अपन तब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी 7 का सबसेक्शन 3 कहता है कि गवर्नमेंट बाद में कभी नोटिफाई कर सकती है और क्लासिफाई कर सकती है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज में क्या क्या होना चाहिए, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ सप्लाई को समझा हमने सप्लाई को इस तरीके से समझा, एक छोटा सा ब्रीफ बताती हूँ कि सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर फोकस इसलिए है कि जीएसटी को इजी बनाना है तो यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। सप्लाई क्या इंक्लूड करता है? सप्लाई इंक्लूड करता है जितना भी, सप्लाई इंक्लूड करता है कि जो भी आपने कंसिडरेशन के साथ किया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में किया वो सब कुछ। दूसरा, कोई बात नहीं, भूल जाओ कि वो बिजनेस है या नहीं, लेकिन अगर आपने कंसिडरेशन दिया है और सर्विस को इंपोर्ट किया है वो भी सप्लाई। तीसरा कहता है कि कुछ नाम हम बताएंगे बिना पैसों के भी वो सप्लाई। और एक्सक्लूड में आता है नेगेटिव लिस्ट, जो मैंने डिस्कस किया था कि ये सप्लाई ही नहीं है, इस पर कभी टैक्स की बात ही नहीं होगी, जीएसटी की बात ही नहीं होगी। और शेड्यूल 2 तो ये क्लासिफाई करता है कि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है और ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। नाउ एक्चुअल में व्हाट इज अ गुड्स और व्हाट इज अ सर्विसेज, इसे समझना भी जरूरी है। जब हम बात करते हैं कि ये गुड्स है और ये सर्विसेज है, गुड्स का मतलब क्या होता है? जितने भी आइटम्स हम हमारी नजरों में गुड्स समझते हैं वो सारे ही जीएसटी के अंदर आते हैं? तो नहीं, जीएसटी के अंदर आता है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी इसका मतलब तो ये हुआ हमारे माइंड में कि हमारे जो प्रॉपर्टीज होती है, जो जमीन जायदाद होती है, वो गुड्स के अंदर नहीं आती, मतलब कभी भी उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। हाँ, तो एक बार तो ये बात मान के चलो कि जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो एक बार तो गुड्स में नहीं आ रही है। इसका मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे इन्होंने सोफा उठा रखा है तो इस तरीके से जो चीज अपन उठा सकते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए मूव हो सकती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, वो सारी तो यहाँ पर कवर हो जाती है। तो फर्स्ट तो कवर हो गया कि हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा इन्होंने बोला है कि इंक्लूड करते हैं हम एक्शनेबल क्लेम। क्या इंक्लूड करते हैं? एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड करते हैं। उन्होंने बोला है सेकंड पॉइंट में, ग्रोइंग क्रॉप, घास एंड थिंग्स अटैच्ड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, यानी कि कुल मिलाकर जमीन से जुड़ी हुई जो फसलें हैं, जो जमीन से जुड़ी हुई फसलें हैं वो भी क्या हो जाती है? जीएसटी के दायरे के अंदर आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने एक्सक्लूड बोला है कि मनी और सिक्योरिटीज नहीं आती। क्या नहीं आती है? मनी और सिक्योरिटीज नहीं आती है। तो ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि मनी एंड सिक्योरिटी नहीं आती है। अब मेरी बात समझना, जब हम बात करते हैं सर्विसेज के बारे में, सर्विसेज का मतलब क्या होता है? एनीथिंग अदर देन गुड्स। जो गुड्स नहीं है वो सारी की सारी सर्विसेज में आ जाती है, लेकिन इन्होंने बोला है कि मनी और सिक्योरिटी नहीं आती है, और ऐसी एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी। लेकिन अगर आप मनी देखो, मनी तो नहीं आती, लेकिन मनी का यूज करके आपने कोई इनकम कमाई, जैसे आपने किसी को लोन देकर इंटरेस्ट कमाया तो उस इंटरेस्ट पर जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि यूज ऑफ मनी हो रहा है, पर मनी पर जीएसटी नहीं लेंगे। कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश बाय एनी अदर मोड, अगर ऐसा होता है और कुछ कंसिडरेशन या कमीशन आप लेते हो तो उस पर भी क्या हो जाएगा? टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि क्या होता है गुड्स और क्या होता है सर्विसेज। इससे एक बात ये समझ में आती है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि जो गुड्स नहीं है, यानी कि जो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते वो सारे के सारे सर्विसेज में कवर है। लेकिन मनी और सिक्योरिटी ऐसी चीजें जो कभी भी क्या नहीं होगी? जीएसटी में आएगी ही नहीं। लेकिन हाँ, यूज ऑफ मनी जरूर आएगा। इन्होंने ये बता दिया कि आप पैसे का यूज करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाओगे तो वो हम जरूर कंसिडर करेंगे। अब आगे देखते हैं, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। अगर आपने 10 रुपए का पेन खरीदा तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने 10 रुपए का पेन खरीदा तो सामने वाले को 10 रुपया देना पड़ेगा, तो उसके लिए वो 10 रुपए कंसिडरेशन।
हाँ, तो अगर आप मनी में पेमेंट करते हो या फिर अदरवाइज करते हो, क्योंकि पहले बार्टर सिस्टम होता था, तो शायद हम क्या कर सकते थे, पहले तो ऑब्वियस सी बात है, कोई पेन खरीदने के लिए हम कुछ भी दे सकते थे। तो यहाँ पर पेमेंट किया आपने, पेमेंट आपके द्वारा किया गया, किसी और के द्वारा किया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ सब्सिडरी नहीं आती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 10 रुपए का पेन है और 2 रुपए की सब्सिडरी मुझे गवर्नमेंट से मिलती है, तो यहाँ पर इस पेन का वैल्यू 8 रुपए ही रहेगा, इसका कंसिडरेशन 8 रुपए ही रहेगा। लेकिन अगर मुझे कोई सब्सिडरी अदर देन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी, तो ये पेन का वैल्यू 10 रुपीज ही होगा। ये जब वैल्यूएशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो कंसिडरेशन का बस इतना ही मतलब ध्यान रखो कि कंसिडरेशन का मतलब होता है पेमेंट, कंसिडरेशन का मतलब होता है पेमेंट, जो कैश में हो सकता है, काइंड में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, और एक्सक्लूड करता है सब्सिडरी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की कि वो कंसिडरेशन में ना आए। लेकिन हाँ, कैसे उसका वैल्यू निकाला जाता है वो अपन डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, वैल्यूएशन के चैप्टर में। बहुत आगे आ गए, शेड्यूल्स बताने ना मुझे, तो अभी शेड्यूल अभी नहीं आएगा शायद। चलो, अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, उसके बाद शेड्यूल लेते हैं। थोड़े बहुत पॉइंट्स है जहां पर हमको डाउट आते हैं। वैसे तो सप्लाई क्लियर होगा तो ये डाउट्स नहीं आएंगे, लेकिन ये टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो भी 16 मार्क्स के लिए कंपलसरी क्वेश्चन में इसका एडजस्टमेंट वो लोग दे देते हैं। क्या होता है कॉस्ट पेट्रोलियम, समझना है। हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी जो एरिया है, ऐसे एरियाज है जहाँ कहीं पर गैस की स्टोरेज है, कहीं पर पेट्रोल की स्टोरेज है, ऐसे एरियाज है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ऐसे स्टोरेज है कहीं कहीं जमीनों के अंदर। अब क्या होता है कि जब कोई इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री पता लगाती है कि यार यहाँ पर ऑयल एक्सट्रैक्शन का अच्छा चांसेस है, तो ऐसे ही तो जा नहीं सकते, उसे गवर्नमेंट से लेना पड़ता है लाइसेंस। अब गवर्नमेंट ने इस लाइसेंस के लिए क्या कर रखा है, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि अब उन्होंने पता लगाया है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है इस जमीन पर इस जमीन पर पेट्रोल है या नहीं है तो उसका एक्सट्रैक्शन करने के बाद ही पता लगेगा। इसलिए पहले बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती है, कहीं अंदर तक ड्रिल किया जाता है, उसके बाद भी पेट्रोल होगा या नहीं वो बहुत ही क्या होता है, चांसेस जो होते हैं उसके इतने 50-50 मान लो ऐसे कुछ होते हैं। अब होता क्या है, ऐसे में गवर्नमेंट जो है वो एक प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करती है उस बिजनेसमैन से। तो क्या होता है उसके अंदर कि भाई हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर हमको क्या हुआ, पेट्रोल मिलता है, तो सबसे पहले तो हम हमारी कॉस्ट जितनी भी लगी ये प्लांट लगाने की सब वो रिकवर करेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट हमें मिलेगा उस प्रॉफिट में हम हिस्सा क्या करेंगे, गवर्नमेंट को देते रहेंगे। अब उनका हिस्सा कितना होता है वो डिसाइडेड होता है। तो सबसे पहले जो कॉस्ट पेट्रोलियम होता है ना, ऑब्वियस सी बात है वो तो कॉस्ट है, वो किसी तरीके का कंसिडरेशन नहीं है। और जहाँ कंसिडरेशन की बात नहीं, वहां कौन सा जीएसटी, क्योंकि सप्लाई में तो हम पढ़ते आए हैं कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। चलो माना ये पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करने का हमारा बिजनेस तो है, लेकिन जहाँ कंसिडरेशन नहीं, क्योंकि कॉस्ट पेट्रोलियम कोई कंसिडरेशन नहीं होता, वो तो क्या होता है कि वो कॉस्ट को रिकवर करते हैं। वो लोग जो कॉस्ट के लिए उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई थी ना, उसका पैसा रिकवर कहाँ से करेंगे, वो पेट्रोल आएगा, वो पेट्रोल निकाल के बेचेंगे तभी तो रिकवर करेंगे। दूसरा होता है कि ये कॉस्ट तो रिकवर होती रहती है। एक होता है प्रॉफिट पेट्रोलियम। प्रॉफिट पेट्रोलियम में क्या होता है कि भाई आपको भी तो पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट कॉस्ट रिकवर होगी उसके बाद तो सालों साल निकालोगे ना पेट्रोल, प्रॉफिट भी तो होगा। उस प्रॉफिट में एक हिस्सा गवर्नमेंट को जाता है, और जो हिस्सा गवर्नमेंट को जाता है उस पर जीएसटी नहीं लगता। जो हिस्सा आपके पास रहता है वो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट है, कंसिडरेशन भी है, और बिजनेस के लिए भी। तो आपके पास जो हिस्सा रहता है उस पर तो जीएसटी लगता है। तो समझ में आया, कॉस्ट पेट्रोलियम टैक्स का हिस्से में नहीं आता, प्रॉफिट पेट्रोलियम भी जो गवर्नमेंट के हाथों में जाता है उस पर तो नहीं ही लगता। कॉमर्शियल पेपर जब मैंने आपको मनी की डेफिनेशन बताई थी ना, तभी बता दिया था कि भाई मनी इंक्लूड करता है ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट को जो कन्वर्टेबल इन मनी होते हैं। एक क्वेश्चन आता है डेरिवेटिव सिक्योरिटीज होती है या नहीं होती है, तो आप कंफ्यूज मत होना, एसएफएम में क्या पढ़ते हो, एसएफएम में सिक्योरिटीज भी पढ़ते हो, डेरिवेटिव्स भी पढ़ते हो, सारी की सारी सिक्योरिटीज के अंदर आता है। तो जीएसटी में भी डेरिवेटिव सिक्योरिटीज के अंदर आता है, और हमने डेफिनेशन में पढ़ा है गुड्स और सर्विसेज दोनों की कि मनी और सिक्योरिटी एक्सक्लूड होते हैं, तो यहाँ पर भी जीएसटी नहीं लगता। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ऑब्वियस सी बात है क्या होती है, सिक्योरिटीज में आ जाती है। अब मेरी बात समझना, वैसे तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी सिक्योरिटीज ही होते हैं, तो
वो भी क्या होते हैं, इसके दायरे में नहीं आते। लेकिन जब आप इसका सेटलमेंट क्या करते हो, एक्चुअल डिलीवरी से करते हो, एक्चुअल डिलीवरी वो भी क्या होता है, कमोडिटी होती है या फिर करेंसी होती है। मैंने क्या बोला, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अगर कमोडिटी होती है या करेंसी होती है तो उसमें जीएसटी लग जाता है, क्योंकि एक्चुअल डिलीवरी जब होती है कमोडिटीज की तो ऑब्वियस सी बात है वो सेलिंग ऑफ गुड्स जिस तरीके से ट्रेड किया जाता है, ठीक है। बाकी जितनी भी सिक्योरिटीज होती है वो जीएसटी के दायरे में नहीं हो, चाहे वो डेरिवेटिव्स भी हो। अब समझना, सबसे पहले मैंने आपको शेड्यूल 1 के बारे में बताना, क्योंकि मैंने आपको सेक्शन 7 में एक लाइन बताई थी। मैंने उसमें ये कहा था कि बिना पैसे के भी, विदाउट अ कंसिडरेशन, बोला ना, विदाउट अ कंसिडरेशन भी अगर वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो वो क्या बन जाएगा, सप्लाई बन जाएगा। और वो नाम मैंने ये बताया था कि शेड्यूल 1 में लिखे हुए, तो मैं उसी शेड्यूल 1 पर लेकर आ गई हूँ। सबसे पहला आता है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स where input tax credit has been availed on such assets। इसका मतलब क्या हुआ, आपने कोई असेट्स खरीदी, आपने आज एक असेट्स खरीदी और वो असेट्स जो है वो मान लो 2 लाख रुपए की है। उस असेट्स पर आपने क्या किया था, आज जीएसटी पे किया था, उस जीएसटी का आईटीसी आप ले चुके। अगर उस असेट्स को आप 4 साल के बाद बेचेंगे तो उस पर जो आप बेचेंगे नहीं, आप उसे ट्रांसफर करेंगे, डिस्पोज करेंगे, बिना कंसिडरेशन के भी करेंगे तो भी हम क्या करेंगे, उसे सप्लाई मान लेंगे और उसका उस टाइम पर जो वैल्यूएशन रहेगा उस अकॉर्डिंग आपको जीएसटी पे करने को बोलेंगे। दूसरा ये कहता है कि अगर आपने अपने रिलेटेड पर्सन के साथ या डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन किया है, भले ही बिना पैसों के किया है तो भी हम सप्लाई मान लेंगे। लेकिन यहाँ एक अच्छा पॉइंट ये आता है, क्या है मैम, ये कहता है कि जब एम्प्लॉयर जो होता है अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट देता है, जैसे बॉस ने अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दिया, तो जब बॉस अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट देता है 50,000 रुपए तक के गिफ्ट पर हम क्या नहीं करेंगे, एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 तक के गिफ्ट पर तो हम कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। उससे ज्यादा होगा तो फिर जीएसटी जो है वो चार्ज किया जाएगा। थर्ड देखना, तो कुल मिला के ये याद रखना कि अगर 50,000 तक है तो फिर जीएसटी की बात ही मत करो वहां पर। तीसरा बोलता है कि अगर कोई भी प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक्स सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंट कोई भी एक्टिविटीज करता है और अगर प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है तो एजेंट को भी प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है तो एजेंट को भी क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ना सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। तो बाय प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल के द्वारा अगर उसके एजेंट को कोई भी सप्लाई किया जाता है तो वो क्या की जाएगी, वो कंसीडर की जाएगी सप्लाई, चाहे वो विदाउट अ कंसिडरेशन। उसी तरीके से बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वाइस वर्सा, यानी कि पहले तो प्रिंसिपल के द्वारा एजेंट को, अब एजेंट के द्वारा प्रिंसिपल को किया जा रहा है तो भी हम उसे सप्लाई मान लेंगे, मतलब एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। और एक लास्ट पॉइंट आता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। आप बोलोगे ये तो पढ़ लिया, ये तो पढ़ लिया, लेकिन ये वाला पॉइंट बहुत खास है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में 2 पॉइंट आते हैं और दोनों ही आपको कंफ्यूज करते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे से समझना। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस का ऊपर वाला पॉइंट क्या था कि अगर आपने इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस किया, अगर आपने इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस किया, कंसिडरेशन पे किया और वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं तो भी उसे सप्लाई मान लेंगे। ऐसे याद रखो, मैंने अपने घर के लिए आर्किटेक्ट की सर्विसेज ली और पेमेंट किया एक यूएस की कंपनी को। अब यूएस की फर्म या कंपनी को जो मैंने पेमेंट किया, आर्किटेक्ट की सर्विसेज ली, वो सप्लाई में कंसीडर हो चुका, भले ही वो आर्किटेक्ट मैंने अपने घर के लिए करवाया हो। उसी तरीके से ये कहता है कि अगर आप कोई सर्विस को इंपोर्ट करते हो और वो आप अपने रिलेटेड पर्सन से करते हो, आप अपने रिलेटेड पर्सन से करते हो मतलब घर वाले से, जैसे आपका ही कोई कजिन जो है वो यूएसए में रहता है तो आपने अगर उससे सर्विसेज ली है और वो किसके लिए ली है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए ली है, इसका मतलब कंसिडरेशन तो मैं पे नहीं करूंगी, ऑब्वियस सी बात है, मेरा रिलेटिव है, कंसिडरेशन तो पे नहीं करूंगी, लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, एग्जांपल के लिए मेरी एक फर्म है,
मेरी एक फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंडिया में, और उसका एक रिलेटेड एस्टेब्लिशमेंट यूएसए से भी है। तो मेरे पास फॉरेन के क्लाइंट्स है, तो मैं क्या करती हूँ, यूएसए वाली फर्म से सर्विस लेती हूँ। तो जब मैं उसे सर्विस ले रही हूँ तो उसे पेमेंट तो कर नहीं रही हूँ, लेकिन ऑब्वियस सी बात है बिजनेस के पर्पज के लिए मैं उससे सर्विसेज ले रही हूँ। दैट इज ऑल्सो सप्लाई अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1। हु इज योर रिलेटेड पर्सन? कौन होगा? ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ अनदर वन बिजनेस। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ए बिजनेस की भी डायरेक्टर हूँ और बी बिजनेस की भी डायरेक्टर हूँ, तो ए और बी बिजनेस आपस में रिलेटेड हुए। लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर हम दो पार्टनर्स हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोर देन या इक्वल्स टू 25% का वोटिंग या शेयर होल्ड करता है, जो भी हो। कंट्रोल करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई थर्ड पर्सन दोनों को कंट्रोल कर रहा है, टुगेदर कंट्रोल हो रहे हैं। अगर सेम फैमिली के मेंबर्स है, या फिर क्या है, सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, अदर्स। ठीक है, तो ये क्या हुए, आपस में रिलेटेड हुए। अब यहाँ पर एक समझना, सेम फैमिली के मेंबर्स में क्या होता है, वहां पर लिखा हुआ है कि भाई साहब इस तरीके से कंसिडर करो, मदर फादर चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, वो क्या कंसीडर किए जाएंगे, फैमिली में कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर्स अगर वो डिपेंडेंट है तो ही फैमिली में कंसीडर किए जाएंगे, इंडिपेंडेंट है तो फैमिली में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक ब्रदर, जैसे कि एक जो है, एक इंडिया का एक पर्सन है, उसका कोई ब्रदर जो है वो यूएसए में क्या करता है, यूएसए में उसकी खुद की फर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंडिपेंडेंट है, तो वो बोथ आर नॉट रिलेटेड, ऐसा। नाउ डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि भाई साहब एक पेन से रजिस्टर्ड जितनी भी ब्रांचेस होती है ना, तो वो आपस में जो ब्रांचेस होती है उससे हम डिस्टिंक्ट पर्सन कहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, देखो अमेरिका में उसका खुद का खुद, उनका यूएसए का खुद का कुछ लॉ चलता होगा, हम तो इंडिया में है, लेकिन हमारी ही फर्म यूएसए में है, तो वी आर डिस्टिंक्ट पर्सन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। एक रजिस्टर्ड है, दूसरा अनरजिस्टर्ड है। उसी तरीके से अगर हम महाराष्ट्र में है, हमारा रेस्टोरेंट बिजनेस रजिस्टर्ड है और लीकर अनरजिस्टर्ड है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। इफ वी बोथ आर रजिस्टर्ड विद सेम टाइम, वी आर डिस्टिंक्ट पर्सन, बट इफ नॉट, बट मेरा ही बिजनेस है तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर आपका लखनऊ से दिल्ली में माल जाएगा तो सप्लाई बिटवीन अ डिस्टिंक्ट पर्सन हो रही है ना, एक डिस्टिंक्ट पर्सन से दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई हो रही है, इसे डीम्ड सप्लाई मान लिया जाता है। लेकिन अगर आपका यूपी के अंदर ही सप्लाई टू सप्लाई हो रहा है तो उसे अपन क्या नहीं मानेंगे, सप्लाई नहीं मानेंगे। इसका और भी आगे अपन डिस्कस करेंगे। अब देखना, शेड्यूल 2 के बारे में बात करवाती हूँ मैं आपसे। शेड्यूल 2 कहता है कि हम क्लासिफाई करते हैं कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। एक बार पढ़ लेने से ही हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जब भी टाइटल ट्रांसफर होता है, दैट इज, आपको मेरे साथ बोलना है, सप्लाई ऑफ गुड्स। जब भी राइट ट्रांसफर होता है तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जब भी आप लीज पर देते हो तो सर्विसेज। जब भी आप लेटिंग आउट करते हो प्रॉपर्टीज को, सर्विसेज। जब भी हम कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस करते हैं, जॉब वर्क, सर्विसेज। किसी भी तरीके का ट्रांसफर और डिस्पोजल होता है तो ट्रांसफर होता है वो गुड्स।
बिजनेस का कोई असेट्स बिजनेस कैरी आउट किया जा रहा है तो गुड्स नहीं। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो जब भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सर्विसेज में आता है बिकॉज रेंटिंग है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर्स, तो वैसे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या नहीं कंसीडर की जाती है, सप्लाई में कंसीडर नहीं की जाती है, लेकिन ये कहता है कि जब हम क्या करते हैं बिल्डिंग या सिविल स्ट्रक्चर कुछ भी बना रहे होते हैं तो अगर 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 उसका काम पूरा होने से पहले ही अगर हम लोग क्या कर देते हैं सेल कर देते हैं, अगर उसे सेल कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगी सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ अगर कंसिडरेशन रिसीव होता है आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है, तो हम उसे कंसीडर नहीं करें क्योंकि हम कंसीडर करते हैं कंप्लीशन हुआ नहीं और उससे पहले ऑक्यूपेशन हो गया, तो ऐसे में हम उसे क्या करेंगे जीएसटी के अंदर लाते हैं, मतलब कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया नहीं उससे पहले ही हमने फ्लैट सेल करना चालू कर दिए, तो दैट इज इट। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट देयरऑफ इंक्लूड्स अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग इंटेंडेड टू सेल, तो wholly or partly except where the consideration is been received after the issuance of completion where it required by a competent authority or after a first occupation whichever is earlier, ठीक है। पहले ही ऑक्यूपेशन कर लिया तो वो सर्विसेज में इंक्लूड होता है, तो ये ट्रांजेक्शन जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ऐसा इकलौता ट्रांजेक्शन है जो जीएसटी के अंदर आता है जब आप अपने फ्लैट सेल कर देते हो कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने से पहले। जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज होती है, जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे अपन कंपोजिट सप्लाई कहते हैं, जनरली वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है। क्या होता है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है, ठीक है। अब आता है शेड्यूल 3, हम इन्हें सप्लाई ही नहीं मानते। हम क्या नहीं मानते? इन्हें सप्लाई ही नहीं मानते। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम क्या नहीं मानते? सप्लाई ही नहीं मानते। सबसे पहले जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का जो एग्रीमेंट होता है जिसके थ्रू वो क्या कर रहे होते हैं सर्विस दे रहे होते हैं, वो कभी भी क्या नहीं होता है सप्लाई, यानी कि जीएसटी में कवर नहीं होता, सप्लाई के अंदर नहीं आता। सेकंड कहता है जो कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विसेज होती है वो सप्लाई के अंदर नहीं आती। जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं एमपीज एमएलए के द्वारा, पंचायत के द्वारा, म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा, वो कंसीडर नहीं किए जाते हैं। या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी मेंबर या किसी कैपेसिटी पर कोई वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, या फिर कोई ऐसी बॉडी जैसे सेबी हो गया उसके चेयरपर्सन कोई सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी चीजें सप्लाई में कंसीडर नहीं की जाती है। एक आता है फ्यूनरल, ब्यूरियल, और ये जो सेरेमनी होती है वो सारी क्या होती है मॉर्चुरी, ये जो होती है वो कंसीडर नहीं की जाती। ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन भी कंसीडर नहीं किया जाता सप्लाई में, ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग, तो मैंने बता दिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो नहीं आती, वैसे इन्होंने भी क्लियर कर दिया। लेकिन शेड्यूल 2 का वो एक्टिविटी जहां पर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही आपने सेल चालू कर दिया, वो जो होता है वो जीएसटी में कंसीडर किया जाता है। एक्शनेबल क्लेम जो होते हैं वो नहीं आते हैं। वैसे तो गुड्स की डेफिनेशन कहती है कि एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड्स, लेकिन लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग 3 ही आते हैं, इसके अलावा कोई भी जो आपके हैं वो नहीं आते हैं। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि आउट एंड आउट सप्लाईज, मर्चेंट ट्रेडिंग जो होती है सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। इसका मतलब तो ये हुआ है कि आप इंडिया में बैठे हो, आप इंडिया में बैठे हो लेकिन यूएसए से चाइना माल भिजवाते हो, चाइना से रशिया माल भिजवाते हो, आप भले ही इंडिया में बैठे हो लेकिन हम उसे क्या नहीं मानते, सप्लाई नहीं मानते हैं। इसके अलावा अगर कोई वेयर हाउस के गुड्स है, आप जब कस्टम पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि वेयर हाउस गुड्स क्या होते हैं। तो अगर आपने क्या किया है, कोई गुड्स इंपोर्ट किए हैं, वेयर हाउस में रखे हुए हैं, अभी तक आपने उसे होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं करवाया है, तो ऐसे गुड्स को अगर आप फिर से इंडिया के बाहर बेच देते हो, ठीक है ना, या तो आप उसे इंडिया के बाहर बेच देते हो या अपने वेयर हाउस में रखे हुए आपने उसे क्लियर नहीं करवाए, तो वो भी जो होते हैं वो क्या नहीं किए जाते हैं, सप्लाई में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। और
माल आपका डिस्पैच या क्लियर होने से पहले ही आपने डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर दिया, मतलब माल मैंने मान लो वेयर हाउस में पड़ा है या माल जो है वो सी में चल रहा है और मैंने उससे पहले ही क्या किया, वो माल जो है वो किसी और को ट्रांसफर कर दिया, दैट इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई। तो ये एक नेगेटिव लिस्ट थी जहां पर इन्होंने सप्लाई के दायरे से ही बाहर कर दिया, यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन में हम जीएसटी को देखेंगे भी नहीं। अब आता है सेक्शन 8। क्या बोलता है सेक्शन 8? कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के बारे में। तो समझते हैं कंपोजिट का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे बहुत ही सिंपल वर्ड में कहूँ कि कंपोजिट और मिक्स में ऐसे समझो। मिक्स का मतलब होता है मिक्स, मिक्स का मतलब होता है मिक्स मतलब कि आपने मिला मिलाकर मिक्स किया। तो अगर हम लोग चिवड़ा बना रहे तो हम क्या कर रहे हैं, पोहा मिक्स कर रहे हैं, हम लोग नमकीन मिक्स कर रहे हैं, तो हम सब कुछ मिक्स कर रहे हैं। वैसा ही क्या होता है कि जब आप मिक्सिंग करते हो, जैसे एग्जांपल के लिए आपको किसी को गिफ्ट पैक करना है और आप ड्राई फ्रूट्स की एक प्लेट बना रहे हो, तो आप मिक्सिंग कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उस प्लेट में क्या कर रहे हो, सब कुछ सजा रहे हो, दैट इज अ मिक्स सप्लाई। एक होता है कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट का मतलब होता है कंपोजिट, हम साथ साथ है, वैसा वाली बात हो जाती है। मोबाइल के साथ चार्जर का आना, मोबाइल के साथ चार्जर का आना, तो ये कंपोजिट होती है। और नॉर्मल कोर्स में सारे के सारे लोग जो लोग होते हैं, सारे के सारे क्या बोलते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे लैपटॉप के साथ चार्जर आना, तो ये जो होती है वो कंपोजिट सप्लाई होती है। तो कंपोजिट सप्लाई जब भी देखी जाती है, अब यहाँ पर ये क्यों हम बाइफरकेट करते हैं कि कंपोजिट या मिक्स, देखो सिंपल सा फंडा है, हमें रेट पता करनी है। अब एग्जांपल के लिए काजू दाख बादाम सारे ड्राई फ्रूट्स की एक प्लेट सजा दो, और वो प्लेट एक कागज की प्लेट है जिसपे जीएसटी लगता है सिर्फ 5%, लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स है उस पर तो 18% लगता है, एक एग्जांपल के लिए। हो क्या रहा है, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं क्या रेट लूँ, आप बोलो कि हम तो ट्रे बेच रहे हैं, और ट्रे बेच रहे हैं तो 5% की जीएसटी के साथ ही काम चला लो। इसलिए यहाँ लाया गया मिक्स सप्लाई। बोला गया मिक्स सप्लाई के केस में जो प्लेट में जितने भी आइटम्स है, या वो खुद प्लेट भी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट जो होगा ना टैक्स का, वो अप्लाई किया जाएगा। अब कंपोजिट के साथ ऐसा नहीं किया गया। एग्जांपल के लिए लैपटॉप जो है वो उनका जीएसटी रेट कम है और चार्जर का जीएसटी रेट ज्यादा है, तो यहाँ पर हाईएस्ट वाली बात नहीं करी गई। इन्होंने बोला प्रिंसिपल सप्लाई। बेच क्या रहे हो, मैंने बोला लैपटॉप बेच रहे हो, चार्जर तो कंपलसरी बेचना पड़ रहा है, ऐसे में कंपोजिट सप्लाई लगता है प्रिंसिपल सप्लाई पर, यानी कि प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट होगा वो लगेगा, मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट लगता है। कंपोजिट नॉर्मली क्या होती है, नॉर्मल कोर्स ऑफ फर्देंस ऑफ बिजनेस में सारे के सारे जो सेलर्स होते हैं वो दे रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड करवा रहे होते हैं, और मिक्स सप्लाई जो होती है वो हम खुद ही क्या कर रहे होते हैं, उसे क्रिएट कर रहे होते हैं। सो दिस इज अ होल चैप्टर, जिसकी मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी बताई, बहुत अच्छे से समझाया, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके क्वेश्चंस पर आ जाओ। Satyamay Printers is printing house registered under GST. It receives an order for printing 5,000 copies of a book on yoga and medicinal authorities by a well-known yoga guru. तो क्या करना है, एक प्रिंटर को रिसीव हुआ है ऑर्डर कि 500 कॉपीज ऑफ योगा और मेडिसिनल जो ऑथर्ड बाय वेल गुरु, मतलब एक गुरु ने एक राइटिंग मतलब एक पूरी बुक लिखी और आपको उसे प्रिंट करना है, ठीक है। द कंटेंट ऑफ द बुक इज प्रोवाइड बाय द योगा गुरु, ठीक है। इट इज एग्रीड दैट सत्यमेव प्रिंटर्स विल यूज ऑन पेपर, वो अपने खुद के पेपर यूज करेगा, और ये कह रहा है कि बताओ कौन सा रेट लगाए, सप्लाई ऑफ गुड्स लगाए या सप्लाई ऑफ सर्विसेज लगाए। तो क्योंकि समझना,
क्योंकि कंटेंट सामने वाला दे रहा है, हम सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सप्लाई ऑफ सर्विसेज आएगा। लेकिन अगर हमारा ही कंटेंट होता तो फिर हम इसे क्या करते, सप्लाई ऑफ गुड्स बनाते। क्लियर इट। सेकंड क्वेश्चन, सुदामा एसोसिएट रजिस्टर्ड सप्लायर डिस्पोज द कंप्यूटर owned by the business without a consideration। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने पढ़ा था डिस्पोज, ठीक है, हमने पढ़ा था डिस्पोज, क्या पढ़ा था शेड्यूल 1 में कि अगर आपने डिस्पोज किया है बिजनेस की एसेट्स को विदाउट अ कंसिडरेशन तो भी हम क्या मान लेंगे, उसे सप्लाई मान लेंगे। लेकिन एक और बात पड़ी थी, विथ आईटीसी, अगर आपने आईटीसी क्लेम किया, इट हैज नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो क्या ये सप्लाई होगा? नहीं, क्योंकि कंडीशन ये कहता है कि आपने क्या किया होना चाहिए, आईटीसी क्लेम किया होना चाहिए जब उसे खरीदा था। तो यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब यहाँ पर जीएसटी में नहीं आएगा, कोई बात नहीं। अभी बोलता है अजातशत्रु इंडस्ट्रीज एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ एन एक्टर चंद्रगुप्ता टू एक्ट एज अ ब्रांड एम्बेसिडर ऑफ प्रोडक्ट। तो उसने एक एक्टर को बोला कि भाई ब्रांड एम्बेसिडर बन जा। द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो था 5 years था। कॉन्ट्रैक्ट की फीस जो ही पेबल कर टू चंद्रगुप्ता बीइंग अ ब्रांड एम्बेसिडर 50 लाख रुपए पर एनम हम उसे पे करते हैं। एज अ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट बाय चंद्रगुप्ता बिफोर द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, चंद्रगुप्ता विल have to repay the Ajatasattu industry 50% of contract fee received by him till the time of termination of contract। तो मेरी बात सुनना, यहाँ पर ये बात हो रही है कि कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन हो रहा है। एट द एंड ऑफ द 3rd year चंद्रगुप्ता टर्मिनेट्स द कॉन्ट्रैक्ट विद अजतसूत्र। चंद्रगुप्ता हैज रिसीव्ड द कॉन्ट्रैक्ट फी ऑफ 3 year इन द टर्मिनेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ही अबाइड बाय द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब उसे क्या करना होगा, अपने कॉन्ट्रैक्ट, चूंकि उसने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसे अपनी फीस क्या करनी होगी, रिटर्न करनी होगी। तो हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पर आप कैसे डिटरमाइन करोगे दैट इज अ कंसिडर एज अ सप्लाई और नॉट। तो देखो, सप्लाई इंक्लूड्स, आपको सप्लाई की डेफिनेशन लिखनी है और बाद में लिखना है कि एग्रीड एनुअल कंसिडरेशन सर्विसेज फॉल इज अ प्रीव्यू ऑफ सप्लाई, और सप्लाई है तो फिर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ सी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तब बताऊंगी मैं आपको इसको। वैसे भी मैं सारे के सारे क्वेश्चन की एक सीरीज भी लेकर आऊंगी, तो वहाँ और अच्छे से कवर हो जाएंगे। लेकिन साथ के साथ एक बार बता दूं, ये देखो ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, तो ऑब्वियस सी बात है, हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक की बात हो रही है, जीएसटी के दायरे में नहीं आता। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, देखो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज जो होती है वो जीएसटी के दायरे में आती है। अब एक बात समझना, एक और बात बताती हूँ, जब हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज ले रहे होते हैं, खुद के लिए ले रहे होते हैं, तो पर्सनल हो जाता है, वो कंसीडर नहीं करते। लेकिन जब हम किसी को दे रहे होते हैं ना, तो उसका आईटीसी भी क्लेम करते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट में। अब ये कहाँ बताऊंगी मैं, ये जब आईटीसी का चैप्टर करेंगे तो और अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि अभी तो यहाँ पर इन चैप्टर्स में ये पॉइंट्स की शुरुआत है, इन पॉइंट्स पर डिटेल डिस्कशन भी होगा। ये भी सिक्योरिटीज ही है। सो दैट इज अ चैप्टर। और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपन लेकर आएंगे जब अपन एक पूरा क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे, जब रिवाइज करने के हिसाब से। सो थैंक यू सो मच। और अब आपको 70+ लाना है, द नेक्स्ट टारगेट इज योर। मैंने तो अपना अचीव कर लिया, अब आपको अपना अचीव करना है।